हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक यूनिटी ऑफ कमांड। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें देखिए मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड की, फिर उसके बाद इसके फेवर में आर्गुमेंट देखेंगे जो वेरियस थिंकर्स ने दिए हैं, फिर उसके बाद आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट भी देखेंगे, और फिर उसके बाद जो फैक्टर्स है, वेरियस फैक्टर्स जो यूनिटी ऑफ कमांड को प्रभावित करते हैं उनको देखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ अलग प्रैक्टिकल मीनिंग देखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ कमांड की ये जो है लक्ष्मीकांत की बुक, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे हम इसको देख रहे हैं। देखिए मीनिंग की हम अगर बात करें तो इसमें कहता है कि इट मीन्स एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर और बॉस ओनली। एकल आदेश है ना, अगर इसको हिंदी में देखें तो एकल आदेश, ये एकल यानी वन यानी सिंगल हैंडेड या सिंगल पर्सन, बॉस होगा या सुपीरियर होगा। इसमें ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड का कंसेप्ट जो है। फिर इसमें देखिए कहता है कि नो एम्प्लॉय शुड सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर ऑफ मोर देन वन सुपीरियर और बॉस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकल कमांड को ही या एकल आपको आदेश को ही ये सपोर्ट करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कहता है कि एक से ज्यादा बॉस नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का, या एक से ज्यादा कमांड देने वाला नहीं होना चाहिए, आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो है ये कंसेप्ट यूनिटी ऑफ कमांड यानी एकल आदेश की बात करता है, और इसको हम सिंगल बॉस या मोनो कमांड के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए डेफिनेशन की बात करें तो हेनरी फॉयल की जो डेफिनेशन है यहाँ देखिए कहते हैं फॉर एनी एक्शन व्हाटसोएवर एन एम्प्लॉय शुड रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। जो हेनरी फॉयल का जो डेफिनेशन है ये कहता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है किसी भी एक्शन के लिए उसको जो ऑर्डर मिलना चाहिए, यानी आदेश या डायरेक्शन बोल सकते हैं, सिर्फ एक बॉस से मिलना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जो डीमुक एंड डीमुक जो है इनका कहना है कि जो चेन ऑफ कमांड है वही यूनिटी ऑफ कमांड है, और इसका जो प्रिंसिपल है कहता है ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस, है ना। यानी जो चेन ऑफ कमांड की बात की जाती है वो कहीं नहीं कोरोलारी है ना, यानी उपनाम है यूनिटी ऑफ कमांड की, यूनिटी ऑफ कमांड की, और ये बात करता है कि एक ही बॉस होना चाहिए, है ना। ये चीजें कई बार नेट वगैरह में पूछ देते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, तो इसमें थोड़ा सा आपको की वगैरह जो कीवर्ड है इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें जो है आपको ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है चेन ऑफ कमांड वाला जो केस है, चेन ऑफ कमांड वाला जो केस है इसको हम याद कर सकते हैं वन बॉस, है ना, ओनली वन बॉस। फिर उसके बाद जो फिफनार और प्रेथस की डेफिनेशन ये कहता है कि चेन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायर्स दैट एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट वन एंड ओनली लीडर, है ना। तो कहने का मतलब कीवर्ड बदल गया है, यहाँ लीडर शब्द आ गया है और वन एंड ओनली की बात होने लगी है प्रेथस और फिफनार के अकॉर्डिंग। यानी जो चीजें हैं उन्होंने, जो भी थिंकर्स हैं इन्होंने अलग अलग ढंग से एक ही बात कही है कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस, है ना, ओनली वन बॉस की बात हो रही है। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंटरप्राइजेज में या किसी भी सेटअप में जहां लोग काम कर रहे हैं वहां होना चाहिए, इसके फेवर में आर्गुमेंट दिया गया है। यानी अगर हम बात करें UOC, है ना,
वो सी की हम बात करें तो ये कहता है कि देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में जो आर्गुमेंट है इसके फेवर में, आर्गुमेंट फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, यानी ये इसके समर्थन में ये आर्गुमेंट है, कहता है यूनिटी ऑफ कमांड इज इसेंशियल, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड इज इसेंशियल टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मैनिपुलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां पे मान लीजिए एम्प्लॉय है ना, तो अगर इनको डिफरेंट डिफरेंट बंदे अगर इनको आदेश देंगे तो इससे क्या होगा, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए एक ही टाइम में किसी व्यक्ति को, है ना, मान लीजिए राम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, भी इसको अलग अलग बॉस हैं, और वो एक ही टाइम में अलग अलग कमांड दें या आदेश करें कि ये करो वो करो ये करो वो करो, तो इससे क्या होगा, ये आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। और इसके साथ ही जो है मैनिपुलेशन का यहाँ मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो गिवन टाइम है उसमें वो कितना काम कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अब अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा तो हर आदमी उसको काम देगा, और इससे क्या होगा, उस पर ओवर बर्डन हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं उसको अपनी जो ऑब्लिगेशन है या जो जिम्मेदारी है उसको लेकर उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसको ये कहा जा सकता है कि तुम कामचोर हो, ये हो वो हो, तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी, यानी इस टाइप की चीजें हो सकती हैं इसमें, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ अगर हम बात करें ड्यूलिटी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड कीप्स एन एम्प्लॉय अंडर कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, होम टू फॉलो व्हाट टू फॉलो, है ना। अब देखिए कहता है कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा अगर बॉस होता है ना, तो इसमें क्या होगा कि कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो आदमी जो एम्प्लॉय है वो किसको फॉलो करेगा या क्या फॉलो करेगा, यानी किसके आदेश को मानेगा पहले, किसके आदेश को वो पहले कंसीडर करेगा, या किसके आदेश या किसको फॉलो करेगा, अगर बॉस की बात करें तो हम, तो इसमें फिर ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये एंड ऑफ द डे ये कंफ्लिक्टिंग हो जाएगा। यानी दो बॉस जो है एक ही एम्प्लॉय को आदेश देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में ईगो क्लैश की संभावना हो सकती है कि मेरा काम तूने क्यों नहीं किया, और फलाने का काम क्यों पहले किया, इस टाइप से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसमें कहता है कि फर्दर एंड सबऑर्डिनेट कैन इवेड ऑर्डर बाय प्लेइंग ऑफ वन बॉस अगेंस्ट अनदर दैट कैन अंडरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन। मान लीजिए अगर एम्प्लॉय की बात करें या सबऑर्डिनेट की बात करें, वो बंदा जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है, उसके दो से तीन से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा अगर बॉस हैं, तो वो बोल सकता है कि जो बॉस ए है बॉस बी के अगेंस्ट, या बॉस बी को बॉस सी के अगेंस्ट बोल सकता है या शिकायत कर सकता है, और मतलब एक तरीके से वो प्ले कर सकता है अपना जो है ना एक हिडन बोलते हैं ना अनइथिकल गेम, जिसमें वो बोल सकता है कि मैंने इसलिए आपका काम नहीं किया, क्योंकि जो सी बॉस है, बॉस सी जो है उन्होंने मेरे को ये करने को दिया तो मैं उसमें बिजी हो गया, दैट्स वाई मैंने आपका काम नहीं किया, है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फंक्शन पर्पस है टू वर्क स्मूथली, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि वहाँ पे जो भी काम चले हुए हैं वो स्मूथली चले और प्रोडक्टिव और इफेक्टिव ढंग से वहाँ काम हो, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट इन अ गिवन टाइम एंड रिसोर्सेज, है ना। उसके बाद आइए देखते हैं फिर इसमें आर्गुमेंट, अभी हम फेवर वाली ही देख रहे हैं। तो इसमें देखिए हेनरी फॉयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवोकेट ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड, he asserted that should it be violated, है ना। जो हेनरी फॉयल हैं ये बहुत ही इसके कट्टर समर्थक बोल सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की, और ये कहते हैं कि क्या हम इसे वायलेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। और ये एजर्ट करते हैं इस बात को कि अथॉरिटी इज अंडरमाइंड एंड डिसिप्लिन इज जियोपार्डी, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगा, यानी अथॉरिटी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और फिर जो है ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी, और
इनस्टेबिलिटी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये कहते हैं as soon as two superior wield their authority over the same person or department, uneasiness can fail and cause persist, है ना, persist disorder, increase malady, star appearing until the situation exists and the organization going to wither away। यानी कहने का मतलब है ये सारी जो समस्याएं हैं इसमें उत्पन्न हो सकती हैं। और एक इजीनेस कहने का मतलब है कि अगर एक ही एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट को अगर एक से ज़्यादा बॉस गाइड करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और जो कॉज है वो परसिस्ट करने लगेगा, डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, मेलेडी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, है ना, और सिचुएशन जो होगा आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगेगा। और इस वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में फूट पड़ सकता है, विखंडन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, या ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगेगा। या इंटरप्राइजेज की बात करें तो कहता है इन नो केस इज देयर एडेप्टेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म टू डिवेल कमांड, है ना। तो हेनरी फॉयल जो है कहते हैं कि किसी भी हालत में हमें जो है डिवेल कमांड को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए अगर हम सोशल ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग की हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये है हेनरी फॉयल का आर्गुमेंट कि जो है आपको यूनिटी ऑफ कमांड को ही फॉलो करना चाहिए, ना कि मल्टीप्लिसिटी या ड्यूअलिटी ऑफ कमांड, है ना। आगे देखते हैं, आइए। अब देखिए इसी में अभी हम हेनरी फॉयल को ही बात करें। अकॉर्डिंग टू फॉयल द फॉलोइंग फैक्टर रिजल्ट इन ड्यूअल कमांड। जो फॉयल है ये कहते हैं कि अगर हमने ड्यूअल कमांड को सपोर्ट किया, ड्यूअल यूनिटी ड्यूअल ऑफ कमांड, ड्यूअलिटी ऑफ कमांड या मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड की हम बात करें तो कहता है डिवाइडिंग द अथॉरिटी बिटवीन टू मेंबर, imperfect demarcation of department, constant linking up as between different department and natural intermixing of function and duty often badly defined। देखिए मान लीजिए अगर दो बॉस है ना, ए और बी, तो इसमें क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए एक ही डिपार्टमेंट में दो बॉस हमने क्रिएट कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि इनकी वर्क या फंक्शनलिटी को हम कैसे बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, है ना, कि ए का क्या काम है, बी का क्या काम है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में ये संभव नहीं होता है अगर एक से ज़्यादा बॉस अगर हम क्रिएट कर रहे हैं या एक से ज़्यादा सुपीरियर क्रिएट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, और ये नेचुरल भी नहीं है ना। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है बिगड़ सकता है और जो फंक्शन और ड्यूटी है वो एग्जैक्टली डिमार्केट नहीं हो पाता है। ये है आपको फाइल का कहना। फिर उसके बाद देखिए ग्यूलिक और उर्विक ने भी आर्गुमेंट जो दिए हैं फेवर में दिए हैं। ग्यूलिक एंड उर्विक जो है ऑल्सो सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड दे बिलीव दैट अ मैन कांट सर्व टू मास्टर, है ना। इनका कहना है कि कोई भी पर्सन जो है दो बॉस को सपोर्ट नहीं कर सकता या दो मास्टर को सर्व नहीं कर सकता, है ना। Hence, they conclude that well-managed administrative unit in the government are almost without exception headed by single administration। और इसीलिए जो है जो मैक्सिमम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक ही बॉस होता है एक एम्प्लॉय का, क्योंकि दो बॉस को सर्व करना मुश्किल है। ये उर्विक और ग्यूलिक का अपना मानना है। फिर उसके बाद देखिए ग्यूलिक एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हियर। एनी रिजिड एग्जीक्यूशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में हैव इट्स absurdity, but they are unimportant in comparison to the confusion, inefficiency and irresponsibility that definitely arise if there
इज वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ग्यूलिक का कहना है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है, हम बेशक इसके साथ रिजिड नहीं हो सकते, है ना, यानी इसको बिल्कुल हम रिजिड तरीके से लागू नहीं कर सकते। कुछ छोटे मोटे जो ऑर्डर हैं वो एक एम्प्लॉय ले सकता है, लेकिन नॉट इन अ बिगर सेंस। इसके पीछे जो है यही प्रश्नालय है इस थॉट के पीछे। और इसमें जो होगा, अगर यूनिटी ऑफ कमांड जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके कंफ्यूजन, इनएफिशिएंसी और इरेस्पॉन्सिबिलिटी को रोकता है ना। इसलिए जो है यूनिटी ऑफ कमांड कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन रिजिड नहीं होना चाहिए। ये है ग्यूलिक का आर्गुमेंट, है ना। फिर उसके बाद देखिए आर्गुमेंट अगेंस्ट यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। इसमें देखिए कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हैज अपोज्ड बाय मैनी राइटर, यानी ऐसा नहीं है कि यूनिटी ऑफ कमांड यानी एकल आदेश का विरोध नहीं हुआ है, इसका विरोध किया गया है। कई स्कॉलर ने इसको सही नहीं माना है, जिसमें सेक्युलर और हडसन का आर्गुमेंट है द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ सिंगल बॉस फॉर ईच पर्सन इज सेल्डम फाउंड in fact in complex governmental situation many interrelationship exist outside of the state line of command, which also requires work with reporting to many person for the purpose of orderly and effective performance। देखिए सेक्युलर और हेडसन जो है इनका कहना है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये प्रैक्टिकल तौर पे नहीं पाया जाता है, यानी रेयर होता है ये। क्योंकि जो मान लीजिए ये एम्प्लॉय है, ये बॉस है, तो ये स्टेट लाइन जो बनता है इनके बीच में कमांड और रिपोर्टिंग का, है ना, कमांड और रिपोर्टिंग का, ये सेल्डम पॉसिबल है, यानी बड़ा रेयर है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि इसमें जो जो ये सबऑर्डिनेट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट है, तो उसको इन बिटवीन जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन उन पे कई जो ना चाहते हुए भी बॉस बन जाते हैं और उनको ये सर्व करना ही पड़ता है। हालांकि जो मेन पर्पस है इसका ये यही बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ये रिजिड नहीं होता, मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये रिजिड संभव ही नहीं है। हालांकि यूनिटी ऑफ कमांड होता है लेकिन रिजिड नहीं होता, यानी जो सबऑर्डिनेट है इन बिटवीन अगर वो फ्री है या उसके अगर कुछ और भी जो बॉस हो सकते हैं या कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर वो उसको आदेश देते हैं तो उसको पालन करना पड़ेगा, है ना। इसके पीछे ये लॉजिक है। और देखिए कहता है कि द administrator in the government has many bosses and he can negate none of them, यानी तो एडमिनिस्ट्रेटर इन गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट डोमेन है या गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें किसी प्रशासनिक बंदे के पास कई बॉस हो सकते हैं और वो किसी को ना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम कर रहा है तो। फिर उसके बाद देखिए फ्रॉम वन ही मे गेट ऑर्डर रिगार्डिंग पॉलिसी, फ्रॉम अनदर रिगार्डिंग पर्सोनल, और फ्रॉम नेक्स्ट वन रिगार्डिंग बजट, एंड फोर्थ वन रिगार्डिंग सप्लाई एंड इक्विपमेंट। अब देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है सेक्युलर का और हार्डसन का जो आर्गुमेंट है यहाँ पे, ये कहता है कि कोई सबऑर्डिनेट है उसके कई बॉस हो सकते हैं, और ये ओबियस है। क्योंकि मान लीजिए कोई बॉस का जो एरिया ऑफ वर्क है या फंक्शन है वो पॉलिसी से रिलेटेड है, किसी बॉस का जो है पर्सोनल यानी एचआर से रिलेटेड है, और किसी का आपको बजट से रिलेटेड यानी फाइनेंस, या ऐसे अगर किसी का जो सप्लाई है रिसोर्सेज या मटेरियल उससे रिलेटेड है, और ये चारों बॉस हैं, तो जो है इनको ये चारों को फॉलो करना पड़ेगा, ये आर्गुमेंट है। और इस वजह से जो है ये यूनिटी ऑफ कमांड को ये फेवर नहीं करते हैं सेक्युलर और हडसन।
फिर उसके बाद देखिए जेडी मिलेट ऑल्सो सपोर्टेड द ड्यूअल सुपरविजन इन प्लेस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इनका आर्गुमेंट है, जेडी मिलेट का आर्गुमेंट है, द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड नीड टू बी रिकॉन्साइल्ड विद रिकॉग्निशन दैट सुपरविजन ऑफ एनी एक्टिविटी मे बी ड्यूअल टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। दिस टू मे बी एक्सरसाइज बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना। अब देखिए जो मिलेट है इनका आर्गुमेंट ये है कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो उसको हमें रिकॉन्साइल करना पड़ेगा ड्यूअल कमांड के साथ, क्योंकि जो ड्यूअल कमांड है इसमें टेक्निकल बॉस भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस भी हो सकता है, और ये जो है आपको एक जो सबऑर्डिनेट है उसको दोनों की बातें माननी पड़ेगी, है ना। ये है इसके पीछे आर्गुमेंट। देखिए कहता है द फर्स्ट वन मे बी डील विद द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, व्हाइल सेकेंड वन इज रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ मेन एंड मटेरियल इन एफिशिएंट वे, है ना। यानी जो पहला बंदा है यानी पहला बॉस है उसको कॉम्पिटेंस पे ध्यान देना है, और दूसरा बंदा जो है इफिशिएंट तरीके से जो मैन और मटेरियल है उनके इस रिसोर्सेज को यूज किया जाए, इस पे ध्यान है। और जो सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉय हैं उनको दोनों को सुनना पड़ेगा। ये है मिलेट का आर्गुमेंट। और मिलेट कंक्लूडेड हियर इट्स शुड बी केप्ट इन माइंड दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस एन एम्प्लॉय इज सब्जेक्ट टू कॉन्फ्लिक्टिंग कमांड, है ना। इसमें देखिए बेशक ये आपको ड्यूअल कमांड की बात कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें ये भी इन्होंने आर्गुमेंट में ये इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग कमांड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट है उसको दो कमांड नहीं मिलना चाहिए ऐसे जो उसको कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में डाल दें। जैसे एक बॉस बोल रहा है तुमको कहीं विजिट पे जाना है और दूसरा बोल रहा है तुमको अपने घर से काम करके लाना है, तो ये संभव नहीं है ना। तो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट से बचने की बात कही गई है इसमें। फिर उसके बाद हर्बर्ट साइमन जो है ये भी जो है आर्गुमेंट देते हैं अगेंस्ट, है ना। यानी ये भी यूनिटी ऑफ कमांड की विरोध करते हैं। साइमन was also against unity of command, and he said that in an organization every decision going to be taken in a specialized one, and it is discussed and analyzed with concerned expertise most of the time before it made final, है ना। इसमें जो है ये कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है फाइनल डिसीजन, तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्टीज इसमें शामिल होते हैं और वो डिसाइड करते हैं इस चीज़ों को। तो ये संभव नहीं है आपको unity of command. Further he said that the principle of unity of command is perhaps more defensible if we consider the following line: in case two authority command conflict, there should be single determined person whom the subordinate is expected to obey. हालांकि इनकी जो अगली जो लाइन है ये भी कहता है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये डिफेंसिबल है, यानी इसके बचाव में बात करने के लायक है। और ये कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में जो है जो अथॉरिटी है टू अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्टिंग कमांड नहीं दे सकता, है ना। यानी जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उसका कमांड नहीं मिलना चाहिए किसी भी सबऑर्डिनेट को। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें ये जरूर डिसाइड होना चाहिए कि जो ये मेन बॉस है उसको फॉलो किया जाए ना, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। And the sanction of authority should be applied against the subordinate only to enforce his obedience to that one person, है ना। और इसमें ये कहा गया कि मान लीजिए दो बॉस है तो इसमें एक जो है मेन बॉस है जिसको फॉलो करना किसी एम्प्लॉय के लिए जरूरी है, यानी कंपलसरी है, और सिर्फ उसी के ऑर्डर को वायलेट करने पे या डिसओबे करने पे उस एम्प्लॉय को आपको सब्जेक्ट किया जा सकता है फॉर एनी पनिशमेंट और फॉर एनी वी कैन से डिसिप्लिनरी एक्शन।
फिर उसके बाद जो है आर्गुमेंट में जो सपोर्टिंग जो अगेंस्ट है आर्गुमेंट, वो भी टेलर का आर्गुमेंट है। टेलर ऑल्सो रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। जो टेलर जो है FW टेलर, इन्होंने भी यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट किया है। और ये देखिए क्या कह रहे हैं कि Taylor advocated the concept of functional foremanship in the place of unity of command, under which a worker receive order from its supervisor और functional foremanship। अब देखिए टेलर का जो कंसेप्ट है functional foremanship, है ना, ये इसमें इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है इसमें ये कहना है कि जो एम्प्लॉय है कम से कम वो आठ फोरमैनशिप या 8 सुपरवाइजर से जो है ऑर्डर ले सकता है और उनको रिपोर्ट कर सकता है। ये फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने ये आइडिया को डिड्यूस किया है FW टेलर ने। और ये काफ़ी फेमस कंसेप्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये कई बार UGC नेट में पूछा जाता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दिया है। टेलर का कंसेप्ट है ये, FW टेलर ने दिया है, जिसमें जो है आपको एक जो सबऑर्डिनेट है वो कम से कम 8 सुपरवाइजर या फंक्शनल फोरमैनशिप से ऑर्डर ले सकता है या कमांड ले सकता है जो काम करना है उसे। और इसमें कहा गया कि दिस इंश्योर स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्ट सुपरविजन। अब देखिए जो 8 लोग हैं ना, ये अलग अलग एक्सपर्टीज रखते हैं और फिर ये एक सबऑर्डिनेट को अपने अपने एक्सपर्टीज और अपने अपने एरिया ऑफ वर्क के हिसाब से उसको कमांड देते हैं जिसको वो परफॉर्म करता है ना। तो ये है टेलर का कंसेप्ट फंक्शनल फोरमैनशिप। और इसमें टेलर ने आपको यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट बात कही है कि ये संभव नहीं है। हाँ देखिए हम यहाँ अब देख रहे हैं जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर जो हैं यूनिटी ऑफ कमांड को अफेक्ट करते हैं उनको देख रहे हैं। देखिए इसमें कहता है मोर एवर द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी कमांड हैज बीन अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर व्हिच आर रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। दिस 2 फैक्टर आर, देखिए कहता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है कितना कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें जो है इसके डिपार्टमेंट है वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कितना लार्ज है, कितना बिगर है। ये फैक्टर तो मेन फैक्टर हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन के आपको जो यूनिटी ऑफ कमांड का जो कंसेप्ट है उसको प्रभावित करने के लिए। और इसमें देखिए इसके साथ ही कहा गया कि जो 2 फैक्टर हैं, देखिए एडेप्टेशन ऑफ plural head body like board and commission as the head of administrative agency as against bureau that is headed by single individual। देखिए बोर्ड और ब्यूरो 2 टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या बॉडी पाए जाते हैं, एक बोर्ड और एक ब्यूरो, है ना। तो देखिए जो ब्यूरो है इसमें क्या होता है, मोस्टली सिंगल बॉस होता है ना। लेकिन जो बोर्ड होता है इसमें ये संभव नहीं होता है। बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में मेंबर होते हैं टॉप पे, है ना, और वो सभी कमांड दे सकते हैं, है ना। तो बोर्ड वाला जो सिस्टम है या कमीशन वाला सिस्टम है, बोर्ड में आपको मोर देन 1 बॉस होता है। तो इस वजह से क्या है कि बोर्ड और ब्यूरो में जो है आपको ये फैक्टर अफेक्ट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को, है ना। यानी बोर्ड में ये लाजिम नहीं है यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि वहां पे दे रहा है मोर देन 1 बॉस। बोर्ड एंड कमीशन में, ब्यूरो में एक बॉस होता है या एक हेड होता है। फिर उसके बाद कहता है कि इंक्रीजिंग नंबर एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड पावर ऑफ स्टाफ एंड एक्सिलियरी एजेंसी व्हिच आर मैन्ड बाय स्पेशलिस्ट। अब देखिए जो अगला फैक्टर है जो यूनिटी ऑफ कमांड को प्रभावित करता है वो है इंक्रीजिंग नंबर एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड पावर ऑफ स्टाफ एंड एक्सिलियरी एजेंसी। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर में भी ये कोई बोर्ड या ब्यूरो है, इसमें ये कहता है कि मान लीजिए जो स्टाफ है ना, या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसमें जो नंबर ऑफ
एम्प्लॉय हैं या जो स्टाफ हैं या जो एजेंसी है, ऑक्सिलियरी एजेंसी, ये हेल्पिंग एजेंसी जो है वो कितनी है और उनका पावर कितना है, इस पे भी निर्भर करता है कि उसमें कितने बॉस हो सकते हैं या यूनिटी ऑफ कमांड उसमें फॉलो किया जा सकता है कि नहीं, है ना। अब देखिए अदर मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए कहता है एडिशनली द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी कमांड इज इंटरप्रेटेड इन टू अदर वेज, है ना। The first one means that the head of an organization should be a single individual. It says that there should be only one boss and not a body of person that apex of an organization. At the apex of an organization, and all line of authority should be concentrated in his hand, है ना। अब देखिए ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ये कहा गया है कि जो सिंगल हेडेड ऑर्गेनाइजेशन है या सिंगल हेडेड बोर्ड है या बॉडी है कोई भी, उसमें जो है ओनली वन पर्सन होगा एंड नॉट अ बॉडी ऑफ पर्सन, है ना। यानी ज्यादा लोगों का जो हेड है, मतलब जो टॉप है उस पर ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ओनली वन पर्सन होना चाहिए। तो ये सिंगल हैंडेड की बात है ना। फिर उसके बाद कहता है सेकेंड वन दैट ऑल द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंटीग्रेटेड और ब्राउट अंडर द अथॉरिटी ऑफ वन हेड एट प्रेजेंट मिनिस्टर, अ कैबिनेट और अ चेयरमैन और सम अदर बॉडी और ऑफिसर, है ना। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का जो अदर मीनिंग है ये इस चीज को फेनोमेनल कर देता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे जो है जो भी उसके पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सभी पार्ट या सभी अथॉरिटी को इंटीग्रेट करके, यानी उनको एक हैंड में सिंगल बॉस के हाथ में लाना चाहिए। यानी एक तरीके से ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर की बात करता है या कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी क्या मतलब है ना। तो ये हो गए आपको दो मीनिंग, जिसमें आपको ये कहा गया है कि अगर मोर देन वन पर्सन है तो वहां पे एक ही बंदे को हेड बनाना चाहिए। अगर वो बोर्ड या किसी ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है जहाँ पे टॉप पे अगर मोर देन ज्यादा पर्सन है तो अथॉरिटी को किसी एक हाथ में होना चाहिए। और सेकंड वन भी वही कहता है कि उसको इंटीग्रेट करके, है ना, अगर जो अथॉरिटी है उनको इंटीग्रेट करके हमें किसी मिनिस्टर टाइप से या किसी कैबिनेट या किसी चेयरमैन या कुछ ऐसे बॉडी होते हैं जो जिसमें एक बॉस होता है ना, उसमें ले आना चाहिए, है ना। यानी यहाँ भी जो आर्गुमेंट है वो सिंगल कमांड की बात कही जा रही है ना। अब देखिए कहता है कि इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी जो दो डेफिनेशन हमने देखे, इसके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उनको देखने की बात कही जा रही है। देखिए इसमें कहता है कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये कहता है कि इट इज इनकम्पैटिबल विथ कमीशन टाइप और बोर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द इलेक्शन कमीशन, द यूपीएससी, द यूजीसी एटसेट्रा जो है इसमें मोर देन वन इंडिविजुअल हैं टॉप पे, यानी जो बॉस है, मान लीजिए जो टॉप है ना, या जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो टॉप है इस पे कई बंदे हैं ना, जैसे यूपीएससी हो गया, यूजीसी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। तो ये जो कंसेप्ट है जो हम बात कर रहे हैं कि सिंगल हैंडेड वाला जो फर्स्ट मीनिंग देखा है, इसमें ये संभव नहीं है ना, यानी जो बोर्ड टाइप या कमीशन टाइप जो है उसमें संभव नहीं है। फिर सेकेंड में कहता है कि यूओसी जो है यानी यूनिटी कमांड जो है इनकम्पैटिबल है विद इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक पब्लिक कॉर्पोरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया और द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन इन यूएसए एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि इसमें हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे अब हम बात कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, उनकी जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शंस हैं या जो
लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, या जो प्रैक्टिकलिटी है ऐसे इंस्टीट्यूशन की, वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम उनको इंटीग्रेट कर दें या उनको कंसंट्रेट करके ले आएँ या इंटीग्रेट करके उनको किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंडर में ले आएँ, क्योंकि ये संभव नहीं है, क्योंकि इनके जो कार्य हैं, जो इनके वर्किंग नेचर है, या उनके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, या जो टेक्निकल और भी चीज़ें होती हैं, वो इसको अलाउ नहीं करती है ना। तो ये संभव नहीं है। तो इस इन दो केसेस में जो है यूओसी जो है वो इनकम्पैटिबल है, या यूं कहें कि ये यूओसी यहाँ पे संभव नहीं है ना। में यानी यूनिटी ऑफ कमांड या एकल आदेश को हमें लागू करना इन दो सिचुएशन में संभव नहीं है, जहाँ पे बोर्ड या कमीशन टाइप बॉडी है, या जहाँ पे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसको हम इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं किसी और कंसर्न अथॉरिटी या गवर्नमेंट के किसी और बॉडी के साथ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उनका काम ही ऐसा है कि उनको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, है ना। जैसे जुडिशियरी की बात करें, अगर हम बोले कि जुडिशियरी को हम नेता लोगों के अंडर में ले आए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जुडिशियरी की जो अपनी स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ वर्किंग, वो खत्म हो जाएगी, या जो जुडिशियरी की जो अपना वैल्यू है वो नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं वो बाइसिंग शुरू हो जाएगी, और फिर ट्रस्ट जो है ब्रीच हो जाएगा, जो आम लोगों का जो जुडिशियरी में ट्रस्ट है वो ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइसिंग शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम ना करके किसी नेता या किसी इन्फ्लुएंसर के लिए काम करने लगेगा, तो इससे प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने यूनिटी ऑफ कमांड की बात कही। अगली वीडियो में हम देखेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो कि अगला टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लक्ष्मीकांत की जो बुक है ऑर्गेनाइजेशन की। और कोई आर्गुमेंट या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और इन बिटवीन अगर कोई स्पेलिंग या कोई प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, और जो मेन चीज़ है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।